तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी विद सुजीत भैया में। तो जैसा कि काफ़ी इंतजार के बाद अब तक का सबसे अधिक 21,391 पदों पर बिहार पुलिस की बहाली आई है, जिसका फॉर्म आपने भर भी दिया होगा। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक स्टडी के साथ साथ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए प्रैक्टिस बुक या क्विज पीडीएफ का होना एक समस्या बनी हुई है सभी एस्पिरेंट के लिए। तो मैं सुजीत भैया आपके लिए फिजिक्स का एक ऐसा प्रैक्टिस सेट लाया हूँ जिसमें के क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, जो आपको भी काफ़ी हेल्पफुल करेगा आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो इसमें यह फिजिक्स के क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करेंगे आपको सटीक आंसर करने में। तो चलिए आज का यह वीडियो एक प्यारी सी लाइन से शुरू करते हैं। एक दिन अपना भी मुकाम होगा, एक दिन अपना भी मुकाम होगा, पुलिस की वर्दी और उस पर अपना भी नाम होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल से संबंधित कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कार्य का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी डाइन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य का मात्रक होता है जूल। जबकि अगर बी न्यूटन की बात करें तो न्यूटन है बल का मात्रक, वाट शक्ति का मात्रक है, और डाइन बल का सीजियस मात्रक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय, या फिर प्रकाश या धारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका भी ए हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है, और प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। इससे भी एक बड़ा मात्रक होता है जो उसे क्या कहते हैं, तो पोर से कहते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, केल्विन किसका मात्रक है? तो केल्विन ताप का एसआई मात्रक होता है, जबकि पास्कल जो होता है दाब का एसआई मात्रक होता है, और वोल्ट विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। तो आप नोट कर लेंगे इसे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन है खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन नंबर सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को ही एक खगोलीय दूरी कहते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोरसेक इकाई है। तो मैंने पहले ही बताया था कि पोरसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पोरसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा इकाई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इधर दिया है मात्रा और इधर दिया है एसआई मात्रक। तो देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की मात्रक क्या होती है? तो दिया है एसआई मात्रक क्यूरी। नहीं, यही हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा गलत हो जाएगा। अर्थात जो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक होता है वो होता है बैकरेल। आप लिख लेंगे बैकरल होता है, बैकरल। फिर ऑप्शन नंबर बी जो है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायऑप्टर होता है। जूल का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। दाब का पास्कल। अर्थात ये तीनों सही थे, और ऑप्शन नंबर हमारा ए सही सुमेलित नहीं था। इस प्रकार हमारा आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन से याद रखिएगा मेन फ्लक्स यानी ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है क्या? ल्यूमेन। तो ज्योति फ्लक्स इसका आंसर हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर ए के, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है केंडला होता है। चलिए अपने 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? सीमेंस है, टेस्ला है, लक्स है, वेबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका आंसर सी हो जाएगा। अर्थात ज्योति का जो मात्रक होता है वो लक्स होता है।
और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो केंडला होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई होती है? आर्द्रता की, ऑप्शन नंबर बी दिया है दाब की, ऑप्शन नंबर सी वर्षा की, ऑप्शन नंबर डी तापमान की। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल का सही मात्रक होता है। आर्द्रता का इकाई जो होता है हाइग्रोमीटर होता है। क्या होता है? हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। वर्षा और ये तापमान जो है केल्विन में मापा जाता है। तापमान किस में मापा जाता है? केल्विन में। अपना 10 नंबर क्वेश्चन है कि केंडला मात्रक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी ज्योति प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी ज्योति दाब और ऑप्शन नंबर डी ज्योति तीव्रता। तो इससे पहले ही मैंने बताया था कि ज्योति तीव्रता किसका मात्रक होता है, तो ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है कैंडला, अर्थात कैंडला किसका मात्रक होता है, तो ज्योति तीव्रता था। ज्योति तीव्रता का कैंडला किसका मात्रक होता है, तो ज्योति तीव्रता का। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 11 नंबर है और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऊर्जा की इकाई क्या है? तो ऊर्जा की जो इकाई होती है वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर डी पास्कल। तो ऊर्जा का कहे या कार्य का कहे, तो ऊर्जा और कार्य दोनों का ऐसा ही मतलब क्या होता है, तो जूल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। न्यूटन आप जानते ही हैं बल का ऐसा ही मात्रक होता है। और बात करें हर्ट्ज की, तो हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति मापता है। किसका मात्रक होता है, तो आवृत्ति का। पास्कल दाब का मात्रक होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, चुंबकीय क्षेत्र का माप की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो होता है हमारा टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी दिया है एम्पियर, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होता है कूलाम्ब, कूलाम्ब जो होता है आवेश का मात्रक होता है। और ऑप्शन नंबर डी जो होता है ओम, ओम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? तो हर्ट्ज मापने की इकाई होती है ऑप्शन नंबर ए तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन नंबर बी तरंगों की स्पष्टता, ऑप्शन नंबर सी तरंगों की तीव्रता और ऑप्शन नंबर डी तरंगों की आवृत्ति। तो मैंने पहले भी बताया कि अभी हर्ट्ज, हर्ट्ज जो होता है वो तरंगों की आवृत्ति का मात्रक होता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो कहता है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत किस में मापा जाता है? तो विद्युत जो होता है एम्पियर में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ओम, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। वोल्ट विभवांतर या विभव का मात्रक होता है। और कूलाम की बात करें तो कूलाम आवेश का मात्रक होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक पूछे या लेंस की शक्ति का मात्रक पूछे तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डायप्टर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है इसका। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायप्टर होता है। वाट की बात करें तो वाट शक्ति का मात्रक है और मीटर जो है वो लंबाई का मात्रक होता है। आपने 16 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 16 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई जो होती है वो होती है ऑप्शन नंबर डी डेसिबल, अर्थात ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। कैंडला किसका मात्रक है? तो पीछे क्वेश्चन में हमने पढ़ा कैंडला जो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। और ऑप्शन नंबर सी समुद्री मील का मात्रक हाइड्रोमीटर होता है। क्या होता है? हाइड्रोमीटर। एक बात याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में बड़ा अंतर है। हाइग्रोमीटर जो होता है वो आर्द्रता का मात्रक है, लेकिन हाइड्रोमीटर जो है वो समुद्री मील का मात्रक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? अर्थात एम्पियर में किसे मापते हैं? तो एम्पियर में विद्युत धारा को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी करंट, अर्थात विद्युत धारा को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और पावर मतलब शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो चलिए अपने क्वेश्चन 18 पे चलते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जो दिया है डाइन प्रति सेकेंड दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है न्यूटन प्रति मीटर दिया है, और ऑप्शन नंबर सी जो दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया है, और ऑप्शन डी जो दिया है
वो मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड दिया है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान एसआई मात्रक जो होता है दाब के मात्रक के बराबर होता है, अर्थात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है। 19 नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित में से तापमान की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है रेम्यूर स्केल, ऑप्शन नंबर बी जो है केल्विन है, ऑप्शन नंबर सी कैंडला, और ऑप्शन नंबर डी जो है कैंडला है, और ऑप्शन नंबर सी एम्पियर है। तो तापमान का एसआई मात्रक जो होता है केल्विन होता है, पहले भी बता चुका हूँ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए है ओम, ऑप्शन नंबर बी है ओम प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर सी है ओम सेंटीमीटर, जबकि ऑप्शन नंबर डी है ओम मीटर। ये देखिए एनडीए 2020 सीडीएस 2020 और एनडीए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो संवेग का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी केजी मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी जूल, और ऑप्शन नंबर डी केजी मीटर। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड। संवेग किसे कहते हैं बता दूं, तो संवेग किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। इसे पी से दर्शाते हैं, अर्थात पी बराबर एम में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केजी मीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियों को मापने का मात्रक है। चलिए ये तो सही है, दीर्घ दूरियों का मात्रक है। दूसरा कहता है कि प्रकाश वर्ष अति दीर्घ कालांतराल को मापने, ना कालांतराल नहीं, ये दूरी को मापता है, समय को नहीं मापता है। तीसरा प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता को मापता है, ना ये भी गलत बात है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा केवल और केवल एक सही होगा, अर्थात डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 नंबर है, और 23 नंबर में क्या पूछा है, तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है जूल है, ऑप्शन नंबर बी जो है वाट घंटा है, और ऑप्शन नंबर सी न्यूटन मीटर है, और ऑप्शन नंबर डी केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो हमारा जो सही आंसर होगा इसमें, तो ऊर्जा का मात्रक ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो होता है ये बल का मात्रक होता है। जैसे केजी के लिए हम लिखे एम और मीटर प्रति सेकेंड के लिए लिखे ए, तो ये होता है एफ बराबर एम में, अर्थात एफ बराबर एम है, यानी ये बल का मात्रक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर जो है वो कहता है कि दीप्त तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी को मापने की इकाई क्या है। तो लुमिनस इंटेंसिटी को मापने की इकाई देखिए, पहला है एम्पियर, दूसरा कैंडला, तीसरा मोल, और चौथा केल्विन। तो तीव्रता का मात्रक जो है वो कैंडला है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मापता है जो एसआई पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो कहता है कि कौन सा वह मात्रक है जो पास्कल भी नापता है, जो पास्कल नापता है वही वो भी मापता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जूल। तो जूल जो है कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, वाट जो है शक्ति का मात्रक है, और टॉर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा टॉर। टॉर जो है ये भी एक दाब का मात्रक है, और पास्कल भी दाब का मात्रक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है न्यूटन, वो तो बल का ऐसा ही मात्रक होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी अर्थात थर्मोडायनेमिक ताप की इकाई क्या है। तो ताप की इकाई जो होता है एसआई यूनिट पूछा है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि एसआई यूनिट, क्योंकि यहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, रेडियन, केल्विन तीनों ताप का मात्रक होता है, लेकिन यहाँ पूछा है ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो जो अभी एसआई मात्रक पूछेगा
तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताप का सही मात्रक होता है केल्विन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर है, और 27 नंबर क्वेश्चन को देखें तो कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन दे तो ऐसे क्वेश्चनों में हमको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है। ऐसे क्वेश्चनों में आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, एलिमिनेशन मेथड लगाएं। जैसे देखिए, उच्च वेग का मात्रक क्या होता है? तो उच्च वेग को किस में मापते हैं? तो मैक में मापते हैं। उच्च वेग को किस में मापते हैं? मैक में मापते हैं। तो ए का हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो ए का देखें तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ए का 2 दिया है, और इसी प्रकार हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो चलते हैं अपने बी नंबर क्वेश्चन पे। कहता है बी क्या है? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं, अर्थात बी का 2 होना चाहिए। तो बी का 2 होना चाहिए, अर्थात बी का 2 यानी सी और डी, ये भी सही है। और दाब का जो है पास्कल होता है। दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल, अर्थात सी का 3 होना चाहिए, जबकि इसमें बी नंबर ऑप्शन में सी का क्या दिया है? 4 दिया है। तो इस प्रकार हमारा 3 आंसर गलत हो गया, अर्थात सी नंबर राइट आंसर होगा। सी का क्या होगा? राइट होगा, अर्थात ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? जूल। ऐसे क्वेश्चनों में आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर किन्हीं 2 ऑप्शनों को चूज करके काफ़ी जल्दी इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है? इसमें भी सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में भौतिक राशियाँ दी गई है और सूची 2 में उसका इकाई दिया गया है। तो इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। जैसे कहें तो दूरी का मात्रक क्या होता है? पहला है दूरी का मात्रक। तो दूरी को हम किस में मापते हैं? तो प्रकाश वर्ष में मापते हैं, अर्थात ए का 3 होना चाहिए। ए का 3 अर्थात सी हमारा, और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है, यानी बी का आंसर 1 होना चाहिए, जो कि बी नंबर भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 2 ही ऑप्शन से हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए अपने सही ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। तो एलिमिनेशन मेथड लगाकर आप काफ़ी ईजिली तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों में। अब बात कर लेते हैं विद्युत आवेश की मात्रा का। तो विद्युत आवेश की मात्रा का मात्रक जो होता है कूलाम होता है, और ऊर्जा का वाट घंटा होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में भी क्या है? एक तरफ भौतिक राशि और एक तरफ उसकी इकाई है। तो इसको भी आप बना सकते हैं। जैसे त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर एक का 4, एक का 4 एक ही से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, एक का 4 जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। बात करें कृत कार्य को किस में होता है? तो कार्य का सही मात्रक जूल होता है, और आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति सेकेंड होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। तो मैं बता दूं, राशि 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशि या 2 प्रकार की होती है, एक व्युत्पन्न राशि और एक आधारित राशि। आधारित राशि वे राशियाँ होती हैं जो स्वतंत्र होती है और इनकी संख्या 7 होती है, जबकि व्युत्पन्न राशि आधारित राशियों के सहायता से ज्ञात किए जाते हैं। तो ऐसे राशियों को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो इसमें जो है व्युत्पन्न राशि नहीं है पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है घनत्व। नहीं, घनत्व जो होता है ये जो होता है क्या होता है? व्युत्पन्न राशि होता है। तो इसमें पूछा है व्युत्पन्न राशि नहीं है, तो व्युत्पन्न राशि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्रव्यमान व्युत्पन्न राशि नहीं है, यह एक आधारित राशि है, और आयतन भी एक व्युत्पन्न राशि है, और चाल भी एक व्युत्पन्न राशि है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31 नंबर है, और 31 नंबर में पूछा है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, और बी बराबर ए बराबर यू प्लस भी टी, सी बराबर सी ऑप्शन नंबर सी जो है ए बराबर भी प्लस यू बाई टी, और ऑप्शन नंबर डी जो है ए बराबर भी प्लस यू बाई 2। तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहाँ भी क्या होता है? अंतिम वेग होता है, और यू प्रारंभिक वेग होता है, और प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक पहुँचने में
लगा समय t होता है, अर्थात त्वरण जो होता है संवेग वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। एक सूत्र भी होता है v बराबर u प्लस at, तो उसी से हम पक्षांतर करके इस सूत्र को निकाल सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, और 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी राशि प्राप्त होती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वेग है, ऑप्शन नंबर बी जो है त्वरण है, और ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो बल है। तो चूंकि संवेग को p से दर्शाते हैं और p बराबर होता है ma, और कहता है कि वेग का p बराबर जो होता है m भी होता है, p बराबर क्या होता है m भी होता है, और कहा है कि वेग का अनुपात, तो वेग अगर यहाँ डिवाइड कर दें तो वेग से वेग कैंसिल, अर्थात हमारा आंसर जो होगा m आएगा, अर्थात द्रव्यमान। तो द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्राप्त होता है। क्या कर प्राप्त होता है, द्रव्यमान प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 33 में पूछा है कि प्लांक के औचर में किसका आयाम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी रेखीय गति, और ऑप्शन नंबर सी कोणीय गति, और ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बल। तो मैं बता दूं कि प्लांक के औचर में जो आयाम होता है वो कोणीय गति का होता है। किसका होता है, तो कोणीय गति का होता है। इस प्रकार हमारा आंसर जो होगा सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 34 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कहता है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अधिक हो जाएगा, सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, और ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित रहेगा। तो हमारा इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही लड़की खड़ी हुई अवस्था में झूलती है, नहीं जैसे ही लड़की खड़ी होती है तो लंबाई का जो द्रव्यमान केंद्र है थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, अर्थात लंबाई छोटी हो जाती है, और लंबाई छोटी होने से आवर्तकाल क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि आवर्तकाल डायरेक्टली समानुपाती होता है लंबाई के। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज का कोणीय वेग क्या होगा। तो मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बढ़ जाएगा, सी उतना ही रहेगा, और डी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा 35 का आंसर ए हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी ऑप्शन नंबर ए त्वरण दुगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी भार दुगुना हो जाएगा। तो बात करें गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा ई के बराबर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखें तो ई के जो है डायरेक्टली समानुपाती है वी स्क्वायर के, अर्थात यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर रहे हैं तो उसका जो गतिज ऊर्जा होगा वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन गलत है। तो हमारा इसका सटीक आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए याद रखिएगा कि द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है और हमेशा स्थिर रहता है, जबकि भार जो होता है
परिवर्तनशील रहता है, क्योंकि द्रव्यमान को हम m से दर्शाते हैं जो हमेशा स्थिर रहता है, जबकि भार बराबर होता है W बराबर mg, अर्थात भार जो है g पर गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अब जहाँ जैसे गुरुत्वीय त्वरण रहेगा भार वैसे ही वो बदलता रहेगा, अर्थात g के अनुसार भार बदल जाएगा। तो भार परिवर्तनीय होता है लेकिन द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर में पूछा है किसी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का गति विषयक नियम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो हमारा राइट जो आंसर होगा ये न्यूटन का प्रथम गति नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात करें तो न्यूटन ने गति संबंधित 3 नियम दिए, जिसे न्यूटन की प्रथम गति नियम, न्यूटन की द्वितीय गति नियम और न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहते हैं, तो कोई भी वस्तु अपने विरामावस्था या एक समान अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इससे बल की परिभाषा प्राप्त होती है, याद रखेंगे। फिर अब बात करें न्यूटन के दूसरे गति नियम की, तो न्यूटन का दूसरा गति नियम जो होता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर और उसके दिशा में होती है। इससे न्यूटन का द्वितीय गति नियम को बेसिक नियम भी कहते हैं और न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, अर्थात F बराबर m में प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, जबकि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और न्यूटन के तृतीय गति नियम की बात करें तो न्यूटन के तृतीय गति नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इस प्रकार हम तीनों न्यूटन के तीनों गति नियम को देख लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 39 में पूछा है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर ए बल के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर बी बल के अनुक्रमानुपाती और ऑप्शन नंबर सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र और ऑप्शन नंबर डी शून्य होता है। तो बल का व्यंजक देखें तो बल का व्यंजक होता है F बराबर ma। तो देखें तो F डायरेक्टली क्या है, समानुपाती है A के, यानी अनुक्रमानुपाती है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात हमारा बी नंबर यानी कोई किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड पर उत्पन्न त्वरण जो होता है बल के सीधे समानुपाती होता है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40 नंबर, और 40 नंबर में पूछा है न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल, ऑप्शन नंबर ए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी विभिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमेशा विभिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए और ऑप्शन नंबर डी का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो हमारा इसका ऑप्शन, तो हमने इससे पहले बताया था कि न्यूटन का तीसरा गति नियम जो होता है हमेशा दो वस्तुओं पर लगता है और भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और सभी ऑप्शन गलत है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 नंबर में पूछा है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह कथन है। तो यह कथन जो है अभी बताए थे कि न्यूटन का तीसरा गति नियम होता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर, अर्थात न्यूटन के तृतीय गति नियम है का कथन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हो पाया है। तो न्यूटन के जो गति का तीसरा नियम है उसी से संभव हो पाया है। इस प्रकार हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखें तो कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। ये जो है न्यूटन का
गति नियम प्रथम गति नियम है, अर्थात ये किससे संबंधित है, किसका कथन है, तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का कथन है। ऑप्शन नंबर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बल की परिभाषा किस नियम से आती है, न्यूटन के किस नियम से आती है। अभी बताए थे बल की परिभाषा जब भी पूछेगा तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से आता है, और न्यूटन के दूसरे गति नियम से जो प्राप्त होता है वो इसका व्यंजक प्राप्त होता है, अर्थात F बराबर ma प्राप्त होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा कि बल की परिभाषा न्यूटन के दूसरे गति नियम से आता है। अरे बल की परिभाषा हमारे न्यूटन के प्रथम गति नियम से आता है, जबकि व्यंजक न्यूटन के दूसरे गति नियम से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर और तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, और 45 नंबर में पूछा है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो जड़त्व इसका जो आंसर होगा जड़त्व। जड़त्व की परिभाषा की बात करें तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उसे की विरामावस्था या एक समान अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। अर्थात तो कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, और गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है। इस जो गुण को कहते हैं किसी वस्तु के, इसी गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जड़त्व। इसे इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन के पहले गति नियम को अभी बताए थे कि जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। क्या होता है, जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 47 नंबर क्वेश्चन कहता है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से। ऑप्शन नंबर सी जो है घोड़े द्वारा अपने पैर से पृथ्वी पर आरोपित बल से। और ऑप्शन नंबर डी जो है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए घोड़ा क्या करता है, बल लगाता है पृथ्वी पर, और पृथ्वी न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार उसके विपरीत घोड़े पर बल लगाती है, और घोड़े पर बल लगाने से ये आगे बढ़ने लगता है। अर्थात किस कारण खींचता है, तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उस पर बैठा हुआ यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सापेक्षता के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन नंबर डी न्यूटन का तीसरा नियम। और ऑप्शन नंबर सी न्यूटन का दूसरा नियम। तो हमारा ये क्या है, जड़त्व का नियम है, और जड़त्व का नियम को भी न्यूटन के प्रथम गति नियम का भी नियम के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी न्यूटन के पहले गति नियम से हम समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है पूछा है रेकाट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रेकाट जो है पहला है न्यूटन का तृतीय गति नियम, दूसरा जो है न्यूटन का प्रथम गति नियम, तीसरा है न्यूटन का तृतीय गति नियम, और चौथा है आर्किमिड के सिद्धांत पर। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम पर क्या करता है, रैकेट जो है वो काम करता है। लेकिन पूछेगा और भी हो सकता है इसका आंसर, रैकेट जो होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे भी कार्य करता है। चूँकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो जाएगा न्यूटन के द्वितीय गति नियम में। क्योंकि रैकेट में एक प्रणोद होता है जिससे धुआं बाहर निकलता है, और जैसे धुआं जितनी वेग से बाहर निकलता है उसके विपरीत उतना ही वेग रैकेट पर लगता है और वह ऊपर उड़ना प्रारंभ कर देता है। अब आज का हमारा 50 नंबर क्वेश्चन जो है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि अश्व यदि अचानक चलना प्रारंभ करें, अश्व यदि अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है। जड़त्व ऑप्शन नंबर ए जो है जड़त्व आघूर्ण। ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी विराम का जड़त्व। ऑप्शन नंबर डी
गति का तीसरा नियम। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा, विराम के जड़त्व से। चूँकि जड़त्व दो प्रकार का होता है, विराम जड़त्व और गति का जड़त्व। तो विराम के जड़त्व के कारण अगर रुका हुआ ट्रेन या रुका हुआ अश्व अचानक चलना प्रारंभ कर देता है तो उस पर ट्रेन पर के यात्री या अश्व आरोही अचानक गिर जाता है। तो